हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज और ये हमारी सीरीज का इकोनॉमी जो सीरीज चल रही है इंडियन इकोनॉमी पे उसका सेकंड लेक्चर यहाँ पे हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ओके, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ ऑल द लेक्चर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन PDF एट्सेट्रा। इसके अलावा अनअकैडमी की इस प्रोफाइल पे आपको जो फ्री क्लासेस हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं, तो इस लिंक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्री क्लास अवेलेबल यहाँ पे आपकी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा अभी लेक्चर है, नेशनल इनकम आपका चैप्टर चल रहा है। जो फर्स्ट लेक्चर था सीरीज का, इसके अंदर हमने बात की थी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है। ओके, और बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पस। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। लेक्चर 1 के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इनकम को कैसे मीज़र किया जाता है ना, व्हाट आर द मीज़र्स। तो उसके अंदर जीडीपी एक उसका मीज़र है, वन ऑफ द मीज़र। तो जीडीपी की डेफिनेशन हमने देख ली है ऑलरेडी। और जीडीपी को बहुत ही सिंपल टर्म में अगर कहा जाए, सो दिस इज बेसिकली द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी जो इकोनॉमी है, मान लीजिए हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उसमें जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है वो मैगी के पैकेट ही बना रही है। तो ये एग्जांपल यहाँ पे आज जो लेक्चर है उसमें जो कंसेप्ट्स रहेंगे वहाँ पे भी आज हम इस एग्जांपल को लेंगे। सो ट्राई टू इस एग्जांपल को ध्यान रखिएगा। एक बार वापस से मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। कोई एक इकोनॉमी है, उसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि उस इकोनॉमी का फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो है, फाइनल जो आउटपुट है वो ये 10 मैगी के पैकेट्स हैं, ये 10 पैकेट हैं। और उस एक पैकेट का वैल्यू, मार्केट वैल्यू 12 रुपये है। तो ये जो टोटल मार्केट वैल्यू हमारे पास आएगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे, सो वी विल गेट दिस 120। बहुत ही सिंपल टर्म में ये आपका जीडीपी कैलकुलेशन हो गया। सो जीडीपी जो है ये एक तरह का क्या है, नेशनल इनकम का मतलब मीज़र करने का तरीका है। इसी तरह से हमने देखा था, जब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। फाइन, we get this NDP after subtracting the depreciation। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं, मतलब डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहे हैं, ये प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई रहेगी। तो अगेन इसमें जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा जीडीपी का। जीडीपी के साथ हमने एनडीपी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फाइन, एनडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी दो तरह की आपकी जीडीपी रहेंगी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। इसकी कैलकुलेशन भी हो चुकी है, बेस ईयर की हमने बात कर ली है। अब यहाँ से हमारा नया स्टार्ट होगा। कल मैंने आपको ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था, जो आई थिंक 9th की एनसीईआरटी में भी आपका मेंशन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कोई भी आपको प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए जिन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी लैंड हो गया, कोई भी अगर आपको फैक्ट्री बनानी है, यू विल रिक्वायर अ काइंड ऑफ लैंड, है ना। बिल्डिंग हो गई, या कोई भी दूसरा नेचुरल रिसोर्स हो गया, वाटर एट्सेट्रा। तो ये इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट। और फिर दूसरा है आपको लेबर चाहिएगा। कैपिटल यू विल रिक्वायर, कैपिटल आपको चाहिएगी। इसके अंदर फिक्स कैपिटल है जिसके अंदर मशीनरी वगैरह रहेगी। ऑपरेटिंग कैपिटल के अंदर आपका पैसा वगैरह हो गया। एंटरप्राइज है, मतलब जो फर्म है, बेसिकली जो ऑनर रहेगा, जिसका आइडिया होगा, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप का कंपोनेंट इज ऑल्सो हियर। तो एंटरप्राइज या जो कंपनी है उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है रिटर्न के अंदर। लेबर जो है उनको वेजेस मिलेंगे, ओके, सैलरी दी जाएगी। कैपिटल है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको पे होता है। और इसी तरह से लैंड है तो रेंट आपका रहेगा। इन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जीडीपी के कैलकुलेशन के तरीके की हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी हमने देख लिया क्या होता है, बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी हमने यहाँ पे देखी। एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी यहाँ पे बात की जा रही है कि जीडीपी को किस किस तरीके से एस्टिमेट किया जा सकता है, कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। बेसिकली जीडीपी का पता कैसे चलेगा कितनी जीडीपी है। तो यहाँ पे ये 3 मेथड्स आपके जो है मेंशन किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड काफ़ी वाइडली यूज होता है। तो हम सबसे पहले ये प्रोडक्ट मेथड है इसे देखेंगे, इनकम मेथड है, और फिर एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स को एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। एक एक मेथड पे एक्सक्यूज मी, एक एक मेथड पे इंडिविजुअली हम आए उससे पहले एक बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो पूरा कॉन्सेप्ट है
कि क्यों अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और हमें जो है फाइनल जो आउटपुट मिल रहा है वो जीडीपी का कैलकुलेशन ही मिल रहा है। चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करें या फिर प्रोडक्ट मेथड से, हमें जो है जीडीपी का कैलकुलेशन यहाँ पे एस्टिमेशन मिल जा रहा है कि हाँ जीडीपी इतनी है। तो ये हो कैसे रहा है, इसे एक ये जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का, इससे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सा इसको रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने वो मैगी वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने क्या अज्यूम किया था कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर केवल मैगी ही बन रही है। तो यहाँ पे ये जो इकोनॉमी है इसमें हम ऐसा अज्यूम करते हैं, फाइन, कि यहाँ पे जो फर्म है, मतलब जो कंपनी है, केवल एक ही कंपनी यहाँ पे है और ये कंपनी जो भी चीज़ें बना रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो हम मान लेते हैं कि ये मैगी आपका बना रही है। अगेन इससे चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। इकोनॉमिक्स में जनरली मॉडल बिल्डिंग का यूज़ किया जाता है ताकि एक जनरलाइजेशन मिल जाए, जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं उनको जनरलाइज किया जा सके, इजी टू अंडरस्टैंड रहें। यहाँ पे क्या है, जो फर्म है, हमने मान लिया एक इकोनॉमी है और उसके अंदर एक ही ये कंपनी है और वो केवल ये मैगी आपकी बना रही है, या कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, कुछ भी आप ले लीजिए, आपके दिमाग में जो भी है ना, फ़ोन बना रही है, वट एवर इट इज़, या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है तो वो भी आप ले सकते हैं। अभी समझने के लिए हम यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को अज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो कंपनी है मैगी आपका बना रही है और यहाँ पे उस इकोनॉमी के अंदर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ये हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी हाउस होल्ड वहाँ पे रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, उस कंपनी के बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वो खरीद लेते हैं। उस इकोनॉमी के अंदर जो भी लोग हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट उस कंपनी के ये लोग खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि मान लीजिए कंपनी मैगी आपका बना रही है। फॉर एग्जांपल वही हम 10 पैकेट वाला एग्जांपल लेंगे। 10 पैकेट्स मैगी के आपके ये बना रही है। अब ये जो हाउस होल्ड हैं ये सारे के सारे 10 पैकेट ये खरीद लेंगे, फाइन। तो इनको कितना पेमेंट करना होगा? जो मैगी का, अगर आप बाज़ार में जाते हैं एक मैगी का पैकेट खरीदने, मान लीजिए 12 रुपये का एक पैकेट, आपको मार्केट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, 12 रुपये है MRP, तो आप उसे 12 रुपये देंगे, एक मैगी का पैकेट ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 पैकेट हैं, एक पैकेट का प्राइस अगर 12 रुपये है, तो ये जितने भी हाउस होल्ड्स हैं तो सब अगर ये खरीद लेते हैं तो फर्म को कितना पैसा यहाँ पे दिया जाएगा? मतलब ये जो हाउस होल्ड्स हैं इनकी स्पेंडिंग कितनी होगी? यहाँ पे स्पेंडिंग कितनी होगी? 10 मैगी के पैकेट हैं, एक मैगी के पैकेट की प्राइस 12 रुपये है, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, 120 रुपीज़ इनके स्पेंड होंगे। और इन्होंने जो भी पैसा खर्चा किया है वो किसके पास चला गया? इस कंपनी के पास चला गया, है ना। फिलहाल के लिए हमने अज्यूम किया कि कंपनी जो है डायरेक्ट सेल कर रही है, होल सेल, रिटेल वगैरह, अभी उसे रहने देते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, ये जो फर्म है इसका जो भी आउटपुट है, इसकी गुड्स सर्विसेज है, इसको कंज्यूम किया और उसके रिटर्न में जो भी स्पेंड किया वो स्पेंडिंग किसे मिल गई? इस फर्म को मिल गई। ये स्पेंडिंग इस फर्म को मिल गई। तो जीडीपी की डेफिनेशन को एक बार याद कीजिए फटाफट से। जीडीपी की डेफिनेशन को फटाफट से याद कीजिए। जीडीपी का क्या डेफिनेशन था? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज 10 मैगी पैकेट्स हैं। टोटल मार्केट वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 ये आ रहा था। अब लोगों ने जो स्पेंड किया है यहाँ पे, ये क्या है? स्पेंडिंग क्या है? एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। तो ये जो हाउस होल्ड्स ने जो स्पेंडिंग की है वो कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जितने भी ये जो आपके एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे उनको हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर लेंगे। फाइन, एक्सपेंडिचर मेथड को अगर हम देखें एक बार, इन दिस अप्रोच टोटल वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट द फर्म्स रिकवर, आई होप दिस इज विजिबल, यस। तो जो मतलब जितनी भी स्पेंडिंग है जो फर्म्स को मिल रही है ना, जो खर्चा लोग कर रहे हैं वो फर्म के पास जा रहा है, क्योंकि आप चीज़ खरीद रहे हो, उसका पैसा जो है जो भी कंपनी बना रही है उसके पास जा रहा है फॉर द फाइनल गुड एंड सर्विसेज विच दे प्रोड्यूस। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर अप्रोच से हमें ये जीडीपी मिल जाती है। तो आप ये कह सकते हो जीडीपी इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट फर्म्स रिसीव फॉर द फाइनल गुड एंड सर्विसेज विच दे प्रोड्यूस। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसके अंदर क्या था कि जो फर्म है वो 10 मैगी के पैकेट बना रही है, एक पैकेट की वैल्यू 12 रुपये है, तो 120 रुपये फर्म को क्या हो रहे हैं? रिसीव हो रहे हैं। स्पेंडिंग दैट फर्म्स रिसीव, कितनी स्पेंडिंग रिसीव हो रही थी फर्म को उस एग्जाम्पल में? 120। और वाकई में हमने जो जीडीपी का कैलकुलेशन किया था, जो प्रॉपर एक डेफिनेशन हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी 120 ही तो हमें मिल रहा है। क्लियर? तो ये हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड पे भी हम आएंगे।
प्रोडक्ट मेथड सिंपली जो है ये क्या करता है, आपका ऐड कर देता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल मार्केट वैल्यू तो हमने यहाँ पे ऐड किया ही है ना, ये जो टोटल मार्केट वैल्यू था 120, ये तो हमारे पास आ ही रहा था। तो प्रोडक्ट मेथड से भी जीडीपी यही आ रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी यही आ रहा है, और ये जीडीपी है आपका मार्केट प्राइस पे, क्योंकि मार्केट प्राइस पे ही सारा कैलकुलेशन चल रहा है। ये जो अप्रोच हम देख रहे हैं इसमें एक्सपेंडिचर मेथड हमने देखा, और इसके अलावा प्रोडक्ट मेथड जिसमें हम बात करें, प्रोडक्ट मेथड को आउटपुट मेथड भी कह देते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आप क्या कर रहे हैं, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उसका टोटल मार्केट वैल्यू आप एस्टिमेट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये दो तरीके हुए, और थर्ड है इनकम मेथड। अब इस पे हम आते हैं, एक बार इस चार्ट के थ्रू समझ रहे हैं, फिर हम एक एक करके वापस से इनको ले लेंगे, सो यू विल गेट अ काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपके डाउट हैं वो भी हट जाएंगे। इनकम मेथड में हम आ रहे हैं। इनकम मेथड के अंदर क्या होगा, इनकम किसकी हो रही है, देखिए ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन याद रखिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिल रहा है, ये जैसे कोई काम कर रहा है तो इसकी इनकम किस रूप में होगी, वेजेस के रूप में। कोई कंपनी अगर रन कर रहा है, कोई कंपनी चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो उसको इनकम का क्या सोर्स है, प्रॉफिट के रूप में, ठीक है। कोई कैपिटल है, किसी ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, लैंड है तो रेंट मिल रहा है, तो ये क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई बंदा अगर काम कर रहा है, कोई लेबर है, कोई कहीं पे किसी भी कंपनी, ये जो कंपनी है, वापस से हम मैगी वाले एग्जाम्पल पे आते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी मैगी बना रही है और सारे के सारे मैगी के पैकेट ये जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, है ना, वो खरीद रहे हैं। अब इस कंपनी के अंदर मैगी के पैकेट बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, उसको बनाने के लिए क्या चाहिएगा, उन लोगों को वर्कर्स चाहिए, है ना, लेबर चाहिएगा। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इस कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर हैं, है ना, वो कहाँ से आ रहे हैं, ये हाउस होल्ड है, वही वर्कर हैं, सारे के सारे वही वर्कर है, और इन्हीं हाउस होल्ड में से इस कंपनी का मालिक भी है, वो भी यहीं रह रहा है, ठीक है। तो कंपनी का मालिक है तो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो कंपनी चला रहा है, वो अपनी क्या देगा, सर्विसेज देगा। ये जो फैक्टर सर्विस लिखा हुआ है, ये आपका एरो बना हुआ है इस तरफ, ये देखिए एरो बन के इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है ये तीर का निशान। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो हाउस होल्ड है अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फर्म को। क्या सर्विसेज देंगे, जिसने कंपनी खोली है, ठीक है, वो उसका एंटरप्राइज हो गया। जो लोग यहाँ पे वर्कर्स काम करने को जा रहे हैं, वो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, वट एवर इट इज़, तो सब लोग यहाँ पे जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए, वो यहाँ पे दे रहे हैं। अब रिटर्न में इनको क्या मिल रहा है, रिटर्न के अंदर ये एरो इस तरफ आ रहा है, देखिए ये जो एरो यहाँ पे दिख रहा है, ये इस तरफ एरो बन रहा है, मतलब ये फर्म रिटर्न के अंदर क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है, कि बिना पेमेंट के तो यहाँ पे प्रोडक्शन ही पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो पेमेंट, ये जो इनको पेमेंट रिसीव हो रहा है, ये जो पेमेंट रिसीव हो रहा है, किसको रिसीव हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमें जीडीपी ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसे एक बार देखते हैं। और इसमें कोई ऐसा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली यहाँ पे बिल्कुल जो है आपके सीसेट के क्वेश्चन होते हैं ना, उससे भी इजी वाली चीज़ें यहाँ पे। क्या होगा, मान लीजिए ये फर्म है, इसने किसी ने खोल रखा है, तो जिस बंदे ने कंपनी खोली है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, वो भी यहीं पे है तो वो अपना प्रॉफिट लेगा, ठीक है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो अपने वेजेस लेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने कहीं से पैसा उधार लिया है वगैरह तो उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट होगा, और अगर कोई बिल्डिंग वगैरह है तो उसके लिए रेंट ये देंगे, या बिल्डिंग का जो भी हो गया। तो अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि मैगी का जो पैकेट यहाँ पे है, इन्होंने 12 रुपये एक पैकेट की प्राइस रखी हुई थी, 12 रुपये एक पैकेट की प्राइस रखी थी। क्लियर। तो इस 12 रुपये के अंदर डेफिनेटली उस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्लूड है, ठीक है। तो प्रॉफिट इंक्लूड होगा तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कितना रहा होगा। मान लीजिए 8 रुपये एक्चुअल कॉस्ट रहा होगा, 8 रुपये एक्चुअल कॉस्ट रहा होगा। अब 8 रुपये एक पैकेट का कॉस्ट आ रहा है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है, नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग कुछ वहाँ पे चाहिए, रॉ मटेरियल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वर्कर्स के लिए जो पैसा हो गया, ये सारी चीज़ें मान के हमने देख लिया कि हाँ 8 रुपये उसका कॉस्ट आ रहा है, और 4 रुपये जो है कंपनी अपना प्रॉफिट इस तरह से ये ले रही है।
क्लियर। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वापस से वो 120 वाला कैलकुलेशन हमें मिल रहा है। थोड़ा सा इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन में डिफरेंस रहता है, बट ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो सिमिलर सा एक वो देखने को मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब है आप चाहे इधर से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, आपने दोनों पॉकेट के अंदर 10-10 रुपये 100-100 रुपये रखे हुए हैं, तो आप इधर हाथ डालेंगे तो भी 100 रुपये निकल रहे हैं, इधर हाथ डाल रहे हैं तो भी 100 रुपये निकल रहे हैं। समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, जीडीपी को कैलकुलेट किया जा रहा है। जीडीपी को कैसे हम कैलकुलेट करें, तो ये कहते हैं हमारे पास 3 तरीके हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के। या तो आप इस रास्ते से चले जाइए, ये कुछ इस तरह से होगा कि आपका घर यहाँ पे है और आपको जाना है दिल्ली आपको जाना है। तो दिल्ली जाने के एक तो रास्ता ये हो गया, यहाँ से भी दिल्ली पहुंचोगे, एक रास्ता इधर घूम के हो गया, इधर से भी दिल्ली जाओगे, एक रास्ता ऐसा हो गया इधर से भी। तो ये 3 रास्ते हो गए, आपको पहुंचा दिल्ली ही रहा है। फाइन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि 3 अप्रोच हैं या 3 मेथड हैं जीडीपी कैलकुलेशन के। और कौन कौन से ये मेथड है, जिसमें हमने देखा प्रोडक्ट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड में ये क्या कर रहा है, इट एड्स द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट मेथड को आउटपुट मेथड भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो टोटल आउटपुट है उसकी मार्केट वैल्यू को ही तो कैलकुलेट कर रहा है, और इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। अब हम एक एक ये जो अप्रोच है इस पे मूव कर रहे हैं, है ना। एक बार मैंने तीनों अप्रोचेस को साथ लेके आपको बता दिया कि किस तरह से ये पूरा चल रहा है। फाइन। अब एक एक लेके हम यहाँ पे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट मेथड है इसके अंदर ये डेफिनेशन ही लिख दिया है इसने जीडीपी का। तो ये क्या है, आउटपुट मेथड है, क्योंकि जो टोटल आउटपुट है बेसिकली उसी की जो मार्केट प्राइस है, टोटल जो मार्केट वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड भी कहते हैं। अब ये वैल्यू एडिशन जो वर्ड आया वहाँ से एक और टर्म हमारे लिए जनरेट हो जाती है, और आपने अभी सुना भी होगा, कई जगह पे आप सुनते हैं, कोई इकोनॉमी का आर्टिकल न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, सो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज काइंड ऑफ टर्म्स। तो इस सेशन के बाद एक फ़ायदा ये भी आपको हो जाएगा कि इकोनॉमी के आर्टिकल जो बच्चे छोड़ देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है सर, समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, है ना, या तो ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं, एक तो 5-7 क्लासेस लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक मोमेंटम जनरेट हो जाएगा कि हाँ अब इस तरह से आपका चल रहा है, चीज़ें अच्छे से बैठने लग जाएगी दिमाग में, आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा, है ना, क्योंकि चीज़ें लिंक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। और फिर क्या होगा, आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आ रही हैं, यू विल मेक सेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और सबसे अच्छी बात होगी, किसी भी मुद्दे पे, स्पेशली इकोनॉमी से रिलेटेड है या जो भी, किसी भी मुद्दे पे आप अपनी खुद की ओपिनियन बना पाएंगे, एक इंडिविजुअल आपका ओपिनियन होगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, कोई एडिटोरियल है, आर्टिकल पढ़ लिया, वहाँ से ओपिनियन लिया, तो वो अच्छी बात है, आप वहाँ से व्यू पॉइंट ले रहे हो, बट आपका एक इंडिविजुअल व्यू पॉइंट भी होगा किसी मुद्दे पे कि अच्छा ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आरबीआई की अगर हम बात करें तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आपका अपना खुद का एक असेसमेंट रहेगा। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, बजट आ रहा है तो बजट में क्या होनी चाहिए, ऐसा बजट होना चाहिए, बजट आने के बाद भी आप उसको एनालाइज करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बैठ जाएंगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज। तो हम आते हैं वापस से प्रोडक्ट अप्रोच पे। अब इसको वैल्यू एडेड मेथड भी क्यों, वैल्यू एडिशन मेथड क्यों कह रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक टर्म है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है और उसका जीडीपी से कैसे रिलेशन है। अब यहाँ पे ये ऐसे कंसेप्ट है जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते रहे हैं हमेशा से और आगे भी आएंगे, और ये सबसे अच्छी बात होती है। स्टैटिक पोर्शन एक बार अच्छे से कर लिया तो आपके लिए हमेशा के लिए ये हेडा कट जाता है कि स्टैटिक से क्वेश्चन आ रहा है, सो आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ग्रॉस वैल्यू एडेड पे आते हैं। ये क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस देन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या फिर हम डायरेक्ट इसकी बात करें कि जीडीपी से ये कैसे लिंक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया जाएगा फ्रॉम ऑल द सेक्टर। ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर क्या हो गया, आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को आपने माइनस कर दिया। जैसे कल जो मतलब प्रीवियस जो आपका लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कार वाला एग्जाम्पल देके, एक कार वाला एग्जाम्पल देके आपको बताया था कि कार आप लेने जा रहे हैं, 10 लाख की वो कार है, तो उस 10 लाख के अंदर क्या टायर की कॉस्ट इंक्लूड है, ऑब्वियसली इंक्लूड है। आप कार खरीदने जाओगे, आपने 10 लाख वहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो फिर क्या अलग से टायर के लिए अलग से पैसे नहीं देंगे ना, बिकॉज दैट कॉस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द कार। फाइन। तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो टायर्स हैं
वो क्या हो गया, एक तरह का इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट के रूप में हो गया, आपने कार के अंदर उसको यूज कर लिया, फाइनल प्रोडक्ट कार है ना, टायर इंटरमीडिएट हो गए। तो आप क्या करते हैं, जो आउटपुट होता है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन की उसको हटा माइनस कर देते हैं, अदरवाइज क्या होगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, डबल काउंटिंग का इश्यू हो जाएगा। क्यों, ये उसी तरह से होगा कि आपने 10 लाख की कार खरीद ली, फिर वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपये कार के मतलब टायर के और दीजिए, तो आप कहोगे कि टायर की आपने प्राइस तो यहाँ पे 10 लाख में जोड़ी होगी ना, हम 50,000 रुपये ऊपर से क्यों देंगे। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ये डिफाइन किया जाता है द वैल्यू ऑफ आउटपुट लेस द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब हम आते हैं, अब आपको पता चल गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है, मतलब जो फाइनल जो आउटपुट है ना, उसमें से कोई इंटरमीडिएट अगर प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे को एक्चुअल वैल्यू पता चल जाता है कि हाँ फाइनल जो वैल्यू है, आउटपुट है, वो हमें पता चल गया। तो दिस ग्रॉस वैल्यू एडिशन बेसिकली टेल्स अस द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर। मान लीजिए हम एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर हम ले लेते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने यहाँ पे लिया, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या कोई भी एक सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, तो उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन हम लेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या हो गया, अब आपको पता चल गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या है उसका, वाकई में जो आउटपुट है वो क्या है, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को तो वहां से माइनस कर दिया है। तो कोई भी जो सेक्टर है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज हैं, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन से क्या पता चल रहा है, अच्छा इंडस्ट्रियल जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन इतना है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में सबका जोड़ लेंगे, सबका ग्रॉस वैल्यू एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इकोनॉमी का आउटपुट पता चल जाएगा। फाइन, तो ये जो लिखा हुआ है समेशन ग्रॉस वैल्यू एडिशन, व्हेन ग्रॉस वैल्यू एडिशन फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स आर एडेड टुगेदर, जितने भी सेक्टर्स हैं सबके ग्रॉस वैल्यू एडिशन को आपने ऐड कर लिया ताकि आपको इकोनॉमी का आउटपुट पता चले, क्योंकि जीडीपी बेसिकली क्या है, आउटपुट ही तो है, और वहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू पे उसे कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडिशन को आपने ऐड कर लिया, द समेशन जी ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ ऑल द सेक्टर्स, फिर आप क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। किस चीज़ के लिए, आप उसमें टैक्स ऐड कर देंगे, एडिंग द टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग द सब्सिडीज, टैक्स ऐड करेंगे और सब्सिडीज रिड्यूस करेंगे। किस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें चाहिए जीडीपी, किस पे चाहिए, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस क्या होती है, फॉर एग्जांपल आप एमआरपी है ना, किसी प्रोडक्ट की एमआरपी है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट 100 रुपये है, उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये की एमआरपी, तो क्या आप कभी एमआरपी से ज़्यादा पे करते हैं? ओके, कुछ स्पेशल केसेस है उनको आप छोड़ दीजिए, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, क्या जो प्रोडक्ट की एमआरपी है उससे ज़्यादा कभी आप पे करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा देखा है उस पर एमआरपी 100 रुपये लिखी हुई है और दुकानदार आपको कह रहा है कि मुझे 120 रुपये, 118 रुपये दो, 18% का जीएसटी और मैं इस पर लगा रहा हूँ, तो आप कहोगे भैया एमआरपी जो है ये टैक्स लग के ही आ रहा है ना, इसमें टैक्स इंक्लूड हैं, इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मार्केट प्राइस पे जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है इसमें हम क्या करते हैं, टैक्स को ऐड कर देते हैं, सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस वैल्यू एडिशन का। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब इससे हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर कोई भी जो सेक्टर है उसका एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन क्या है, और जब हम सारे सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो एक साथ जोड़ लेते हैं और उसके अंदर जब हम टैक्स और सब्सिडीज़ को एडजस्ट कर देते हैं, तो टैक्स को जोड़ना पड़ेगा, सब्सिडीज़ को घटाना पड़ेगा, इन दोनों को जब हम एडजस्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट मेथड है एक्सक्यूज मी, यहाँ पे वैल्यू एडिशन मेथड भी आपका लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला कॉन्सेप्ट है इस तरह से रहेगा। अब कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है कि सर जीडीपी लिखा हुआ आया था, अभी रिसेंटली आपके डेटा रिलीज हुआ था है ना, रियल जीडीपी एंड ऑल, आई थिंक वो सितंबर की बात है, इसी साल सितंबर के अंदर, तो बच्चों को कन्फ्यूजन था कि सर जीडीपी का डेटा है या ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन, तो कई जगह पे जीडीपी लिखा है, कई जगह पे जीवीए लिखा हुआ है, तो इसमें मतलब फ़र्क क्या है, तो ये पता नहीं चल रहा था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है
इसको अगर आप टैक्स है ना और सब्सिडी इन दो चीज़ों पे एडजस्ट करेंगे, यू विल गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसको अगर फॉर्मूले के रूप में देखेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इज द समेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगा मार्केट प्राइस पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो जीडीपी कैलकुलेशन के जो मेथड है उसमें ये जो प्रोडक्ट अप्रोच है इस तरह से काम कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने वापस से उसी को है ना रिफ्रेज करके वो सारी चीज़ें यहाँ स्लाइड पे हमने मेंशन की हुई है। ग्रोस वैल्यू एडिशन इज़ फॉर द इकोनॉमी, ओके, जीडीपी इज़ फॉर द इकोनॉमी। तो ग्रोस वैल्यू एडिशन जो है, जब आप इसको क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे, एडजस्टिंग द टैक्सेस एंड सब्सिडीज, सो यू विल गेट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये हुआ पहला जो प्रोडक्ट मेथड है, इसकी हमने बात की। सेकंड जो मेथड है, दिस इज अबाउट, ये प्रोडक्ट मेथड हम कर चुके हैं। सेकंड है इनकम अप्रोच या इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होगा, इट बेसिकली इज व्हाट द प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न। ये क्या करता है, सबको आपका एडिशन कर लेगा, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रहे हैं, जैसे कि लेबर के लिए वेजेस अर्न हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप या जो एंटरप्राइज है, जो भी बिजनेस पर्सन है वो अपना प्रॉफिट ले रहा है, लैंड के लिए रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया कैपिटल के लिए। तो इनकम मेथड क्या करता है, मीजर द सम टोटल, दिस इज सम होगा ये आपका स्पेलिंग एक है, सम टोटल ऑफ ऑल पेमेंट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे इसको करेक्शन आप कर लेंगे, ये होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम मेथड में क्या हो रहा है, वापस से अगर हम इस चार्ट पे आते हैं तो ये क्या है, जो भी पेमेंट रिसीव हो रहे हैं किसके द्वारा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, हमने एक्सप्लेन किया है अभी, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी पेमेंट रिसीव हो रहा है उसको ये कैलकुलेट कर रहा है। कौन सा मेथड, इनकम मेथड। तो ये हो गया इनकम अप्रोच, ये सेकंड होगा, दिस इज द सेकंड वन। तो फर्स्ट सेकंड ये दोनों अप्रोच हमने डिस्कस कर ली। अब थर्ड अप्रोच क्या था, एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो एक्सपेंडिचर अप्रोच तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच में क्या था, जो भी हाउस होल्ड हैं, है ना, ये जितना स्पेंड करेंगे किसके ऊपर, जो भी ये कंजम्पशन कर रहे हैं, है ना, तो ये स्पेंडिंग जो फर्म को रिसीव हो रही है, दिस इज बेसिकली ये हमें आपका क्या दे रही है, अगेन वही जीडीपी का कैलकुलेशन दे देगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, इन दिस अप्रोच जीडीपी इज इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट फर्म्स रिसीव। तो जो ये तो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, एक्सपेंडिचर अप्रोच तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके अंदर क्या होता है, जनरली क्या कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम लेते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। जो भी पर्सनल लेवल पे कंजम्पशन किया जा रहा है ना, इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो इंक्लूड कर लिया आपने, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, किसी भी मशीनरी पे, टूल्स पे एट्सेट्रा, जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आपने इंक्लूड किया। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है वो इंक्लूड हो गया, और फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये जो नेट हमें मिल रहा है इसको। तो ये चारों को आप अगर निकालते हैं तो यहाँ पे जो भी स्पेंडिंग इन पूरे प्रोसेस के अंदर होती है, जो एक्सपेंडिचर के अंदर जो फर्म रिसीव करती है, वो हमें क्या दे देती है, जीडीपी का कैलकुलेशन दे देती है। क्योंकि इसमें क्या होगा, एक्चुअली के अंदर जो फर्म जो यहाँ पे रिसीव करेंगी दैट विल बी इक्वल टू द जीडीपी, फाइन, वो जीडीपी के इक्वल रहेगा। तो ये हमने थोड़ा डिटेल में देख लिया है, और आपको इसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन जो ये चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ से हमारे पास में नया कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होगा, एंड नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट होगा। उस पर जाने से पहले दो टर्म मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करूँगा, है ना। उसके बाद फिर हम नए कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट रहेगा। आगे जाने से पहले ये दो टर्म आप समझिए, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। तो इनका क्या मतलब होता है, देखिए मार्केट प्राइस अगर किसी की है, अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, ये वो प्राइस है जो एक्चुअली में कंज्यूमर दे रहा है, जो आप और हम लोग पे कर रहे हैं, और इसके अंदर आपके क्या होते हैं, टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी है अभी जो है आपका, तो वो चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल है, पेट्रोल के लिए जो प्राइस पे कर रहे हैं, मान लीजिए 100 रुपये लीटर आपका है, फाइन, तो उसके अंदर जो भी टैक्सेस वगैरह हैं, एक्साइज ड्यूटी हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, या स्टेट गवर्नमेंट का वैट हो गया, वो सारे टैक्सेस इंक्लूड होके ये प्राइस आ रहा है।
तो मार्केट प्राइस क्या है? एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस, जो वास्तव में आप पैसा पे कर रहे हैं, है ना, और उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। ये हो गया मार्केट प्राइस। सेकंड, एक और जो टर्म यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, दिस इज अबाउट द फैक्टर कोस्ट। अभी फैक्टर कोस्ट का क्या मतलब होता है ये भी हम देख लेते हैं। इट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हम कई बार कह देते हैं फैक्ट्री गेट प्राइस। तो मान लीजिए जो फैक्ट्री है, ये कोई फैक्ट्री है ना, मोबाइल फ़ोन आपकी ये फैक्ट्री बना रही है, मोबाइल फ़ोन ये बनाती है। तो इस ये जो फैक्ट्री को जो कॉस्ट पड़ रहा है मोबाइल फ़ोन के बनाने के अंदर, ओके, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली फैक्टर कॉस्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वास्तव में उस चीज़ को बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है वो है। एंड इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज बट एक्सक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगेन कॉमन सेंस है, एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ रहा है कंपनी को बनाने में, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स तो इंक्लूड होगा नहीं, जैसे जीएसटी है या वट एवर इट इज़, तो वो तो आप खरीदने जाएंगे तब वहाँ पे लगेगा ना इनडायरेक्ट टैक्स। कंपनी के गेट पे अगर वो जब तक है प्रोडक्ट तब तक उस पर इनडायरेक्ट टैक्स आपका काउंट नहीं होगा। तो एक्सक्लूड हो गया, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स तो आप हटा दोगे फैक्टर कोस्ट में से। ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये टर्म आगे आएगी जब हम कहेंगे कि हाँ जीडीपी फैक्टर कोस्ट पे कैलकुलेट करना है। तो यू विल मतलब बाद में ऐसा नहीं लगेगा पता नहीं ये फैक्टर कोस्ट कहाँ से आ गया। यू विल बी हैविंग दिस टर्म इन द माइंड कि हाँ फैक्टर कोस्ट का क्या मतलब है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, सिंपल सा है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, तो इनडायरेक्ट टैक्स तो इंक्लूड नहीं होगा, फाइन, लेकिन गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी दे रही है वो इंक्लूड होगी। क्यों होगी? मान लीजिए यहाँ पे कोई ये सोलर पैनल बना रहे हैं, मोबाइल की जगह क्या बना रहे हैं? सोलर पैनल बना रहे हैं। अब ये कंपनी कहती है कि सोलर पैनल चलता भी नहीं है, हमें मतलब बनाना हमारे लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं है, हमें इससे प्रॉफिट ये नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट कह रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारा फोकस है, आप एक बार बनाओ, आपको हम सब्सिडी देंगे, है ना, सब्सिडी देंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे मान लीजिए कोई सोलर पैनल है, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है ना, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट पड़ रही है वो आपका हम मान लेते हैं कंपनी को जो पड़ रहा है 110 रुपीज़ पड़ रही है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम बात करें, कंपनी को 90 रुपीज़ पड़ रही है, ऐसा लेते हैं। कंपनी को क्या पड़ रहा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में? कंपनी कह रही है हमें ये सोलर पैनल 90 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन फिर हम वाकई में अगर उसको देखेंगे तो यहाँ पे 10 रुपये गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी हुई है, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट जो हमारे पास आएगा उसमें हम क्या करेंगे, सब्सिडी या कोई गवर्नमेंट की जो ग्रांट है ना, कोई छूट गवर्नमेंट ने दे दी, कोई सब्सिडी दे दिया, उसको क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में वो चीज़ इंक्लूड होगी। गवर्नमेंट ने छूट तो दे दी बट वाकई में वो ऐड तो होगा वहाँ पे। तो फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में सिंपल सी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट टैक्स तो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, आगे कंज्यूम होगा, वहाँ पे आपके सब लगेंगे, और इसमें सब्सिडीज इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो ये सोलर पैनल वाले एग्जांपल से याद रख सकते हैं। दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, फाइन, और ठीक है। ये दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे और इससे आई थिंक आपका रहेगा। अब इन्हीं से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं आगे हमारे पास रहेंगे, है ना। नेशनल इनकम हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल इनकम हम डिस्कस कर रहे हैं, और नेशनल इनकम को मीज़र करने का तरीका क्या होता है? अभी अभी हमने देखा जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, फाइन, और इसी तरह से बहुत सारे आपके एडिशन होगा। इसके अंदर एक होता है आपका जीएनपी, जिसे हम कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होगा? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं जीएनपी। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या होगा? देखिए, जीडीपी के अंदर हमने जो डेफिनेशन देखी थी उसके अंदर था विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी, है ना। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? जीडीपी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है। एरिया इज इंपॉर्टेंट, है ना, किस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, इंडिया के अंदर हो रहा है या इंडिया से बाहर हो रहा है, दैट वाज इंपॉर्टेंट, फाइन। तो ये चीज़ जीडीपी में इंपॉर्टेंट थी, जबकि जीएनपी जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होगा कि प्रोडक्शन कौन कर रहा है, चाहे वो इंडिया में हो रहा है चाहे वो बाहर हो रहा है, लेकिन कौन रहा है, क्या वो इंडियन नेशनल्स हैं जो प्रोडक्शन वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पे रहेगा।
फॉर एग्जांपल अगर हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो क्या होगा, जीडीपी के अंदर आप क्या करेंगे, जीडीपी के अंदर आप क्या करेंगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। आपकी जो नेट इनकम है अब्रोड से, बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर से जो भी नेट इनकम हमारी आ रही है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि जो फॉरेनर्स हैं जो भी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी हो गई, Hyundai जो है साउथ कोरिया की कंपनी है, या सैमसंग है, तो इस तरह की जो फॉरेन कंपनीज हैं इंडिया में जो प्रोडक्शन कर रही हैं, तो अगर प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है तो उसे जीडीपी में तो हम काउंट कर रहे थे, क्लियर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो भी फॉरेनर्स प्रोड्यूस करते हैं इन ए कंट्री इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट इंडियंस प्रोड्यूस अब्रोड, या फिर वाइस वर्सा, है ना। तो मान लीजिए इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स हैं वो 100 ये रुपीस इस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंडियंस हैं जो अब्रोड के अंदर बाहर जा रहे हैं, है ना, बाहर कोई फैक्ट्री लगा रखी है या कुछ भी है, तो वहाँ से मान लीजिए आपका 50 रुपीज़ है, तो ये नेट जो हमें मिल रहा है माइनस में हो जाएगा। ओके, तो जीडीपी से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो कम ही रहेगा, इंडिया का जो जीएनपी है दैट विल बी लेस, क्योंकि इंडिया का ये जो नेट इनकम है अब्रॉड से वो कम रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो बाहर से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो डेवलप्ड नेशन है ना, ये जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है, फाइन, प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, तो दैट इज़ बेसिकली वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडियंस ने जो बाहर किया हुआ है। तो ये जो नेट आपको मिलेगा ये जीडीपी में से आपका माइनस होगा, तो इंडिया जैसे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, जीडीपी जो है इंडिया का, फाइन, जीडीपी जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द जीएनपी, जो नेशनल प्रोडक्ट है वो हमारा कम होगा, ठीक है। तो फिर आप कहोगे सर फिर फ़ायदा क्या है, फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर आ रही है तो उससे बेनिफिट क्या है, इनको सबको हटा देना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए फ़ायदा आपका यही होगा, अगर कोई भी कंपनी है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बेस ला रही है तो इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है, उसके साथ काफ़ी सारी आपकी पूरी जो है टेक्नोलॉजी वहाँ पे आ रही है, उसका सप्लाई चेन है, उससे रिलेटेड चीज़ें, मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में आ रही है तो उससे हमें नुकसान है, क्योंकि सर आपने मतलब यहाँ पे ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे तो हमारा बेनिफिट नहीं होगा, ये सब चीज़ें, तो वो क्राइटेरिया नहीं है एनालिसिस करने का, है ना। यहाँ पे जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, जैसे जॉब क्रिएशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ओके, उससे रिलेटेड एंसिलियरी इंडस्ट्रीज़ हो गई, एक प्रॉपर इकोसिस्टम हो गया, फाइन, तो ये रहेगा। तो ये हो गया जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ फॉरेन फर्म अर्नड विद इन द इंडिया, ये तो इंक्लूड होते हैं, जीडीपी के अंदर इंक्लूड होते हैं, है ना। लेकिन अब जो प्रॉफिट होगा फॉरेन फर्म का जो इंडिया के अंदर है वो आपका जीएनपी में इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जीएनपी के अंदर दिस हु इज इंपॉर्टेंट, कौन कर रहा है प्रोडक्शन, जीडीपी में ये हु नहीं आया था, है ना, मतलब ये नहीं था कोई भी प्रोडक्शन करो इंडिया में होना चाहिए, दिस वाज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। लेकिन जीएनपी में क्या है, नेशनल, कि जो पर्टिकुलर नेशनल है उसका होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो रहा है बाहर हो रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। दिस इज द बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये आपका हो गया, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या है, जीएनपी। जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें फ़र्क होगा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मतलब आपका कोई भी जो मशीनरी वगैरह है, कुछ भी हो गया, जैसे कार होती है वगैरह, तो वो जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है उसका वैल्यू डेप्रिसिएट होता जाता है ना, बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीनरी, उसका यूज़ हो रहा है उसकी वजह से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब जीएनपी है इसमें से जब डी को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन कर देंगे, सो वी विल गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम कहेंगे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट हम कह देंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्लियर। तो अब क्या क्या इंडिकेटर हो गए हमारे पास, नेशनल इनकम के इंडिकेटर्स क्या क्या हो गए, अभी हमने देखा था जीडीपी, फिर एनडीपी हो गया, ओके, अभी हमारे पास जीएनपी आ गया, नेशनल प्रोडक्ट आ गया, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट भी आ गया, ठीक है। अब एक और टर्म होती है जिसे कहा जाता है नेशनल इनकम, एनआई, नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम क्या होती है, जो प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है नेशनल इनकम, ये किया जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए।
जब नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसको हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम नेशनल इनकम का नाम दे रहे हैं। एनएनपी हम जान गए, एनएनपी क्या होगा, जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से जब हमने डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें मिल रहा है एनएनपी। अब इस एनएनपी को हमने फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया है। फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब था, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो हटा दीजिए, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हमने हटा दिया एनएनपी में से और सब्सिडी को आपने एडिशन कर दिया, सो यू विल बी गेटिंग दिस नेशनल इनकम। तो ये जो वर्ड, ये जो टर्म यूज़ की जाती है नेशनल इनकम, इसको ध्यान रखिए। दिस इज बेसिकली द इनकम हियर ऑफ द नेशनल्स और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और ये फैक्टर कॉस्ट आपको बता ही चुका हूँ मैं। इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ग्रांट्स, मतलब सब्सिडीज़ को तो इंक्लूड करेगा और इसके अलावा एक्सक्लूड कर देगा इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब और कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं नेशनल इनकम के मेजरमेंट में, ओके, और कुछ ये टर्म्स यूज़ होती हैं। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस टर्म्स, क्योंकि यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं, या आपके जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, ये पूरे जो सेशन है उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगा। वहाँ पे भी ये क्वेश्चन रहते हैं, पर्सनल इनकम क्या होती है ना, पर्सनल इनकम क्या होती है। इट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। नेशनल इनकम मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमारा नेशनल इनकम था। तो नेशनल इनकम का वो पार्ट जो हाउस होल्ड्स को रिसीव होता है ना, जो हाउस होल्ड्स हैं उनको जो नेशनल इनकम का पार्ट मिल रहा है उसे हमने नाम दिया पर्सनल इनकम। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है। नेशनल इनकम में से आप क्या करेंगे, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है कंपनीज की तरफ से या जो भी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो हाउस होल्ड को तो मिलेगा ही नहीं, कंपनीज के पास अपने पास जो भी है। फिर होगा नेट इंटरेस्ट पेमेंट। नेट वर्ड जो है ये यूज़ किया गया है क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को ब्याज, आपने पैसा ले रखा है ब्याज पे, है ना, और आपने किसी को दे भी रखा है ब्याज पे, तो वहाँ से जो नेट इफेक्ट आएगा, मान लीजिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और फिर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ भी गिर रहा है क्योंकि आपने भी थोड़ा सा पैसा किसी को दिया हुआ है, तो जो नेट वर्ड होगा वो इसलिए यूज़ हुआ है। तो जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी माइनस हो जाते हैं। फिर जो कंपनियां जो होती हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, तो जो कंपनीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, वो कॉर्पोरेट टैक्स पे करती हैं, वो भी आपका माइनस होगा क्योंकि हाउस होल्ड के पास तो जाएगा नहीं, वो तो टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट के पास चला गया। फिर इसमें एडिशन होता है ट्रांसफ़र पेमेंट बाय गवर्नमेंट एंड फर्म्स। अब ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है ट्रांसफ़र पेमेंट, इसको मैंने कल भी मतलब जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब होता है ऐसे पेमेंट जिसके लिए आपको रिटर्न के अंदर कुछ नहीं करना है ना, इन रिटर्न आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी दी जा रही है तो लोग वो सब्सिडी ले लेंगे, रिटर्न में उनको कुछ नहीं करना। तो दिस इज़ बेसिकली द ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट एडिशन हो जाएगा वहाँ पे, फाइन, वो पार्ट आपका जुड़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें देख के हमें क्या मिलता है, पर्सनल इनकम मिल जाता है, मतलब नेशनल इनकम का वो पार्ट जो हाउस होल्ड्स को रिसीव होता है। तो उस पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम वो सारी चीज़ें हटा देंगे जो हाउस होल्ड को रिसीव नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गए, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, और आप ऐड करेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट को, ये हो गया। तो ये हो गई आपकी पर्सनल इनकम, है ना, पर्सनल इनकम हो गई। तो क्या आपकी जो पर्सनल इनकम है वो पूरा आप खर्चा कर सकते हैं, वट एवर योर पर्सनल इनकम इज़। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपकी 10 लाख रुपए है एनुअल इनकम, फाइन, आपकी पर्सनल एनुअल इनकम 10 लाख रुपए, तो आप क्या पूरा उसको खर्चा कर सकते हैं। इज़ दिस द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो नहीं है जो आपकी पर्सनल इनकम है। मान लीजिए 10 लाख रुपए पर एनम है, तो उस पर आपको इनकम टैक्स भी तो देना है, ठीक है, इनकम टैक्स भी तो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिस्पोजेबल इनकम आएगी, जो वाकई में आपको टोटली आपके पास ही रहेगी, आप ही को बिलोंग कर रही है, आपको जैसे खर्चा करना है, सेव करना है, वट एवर इट इज़, वो आप कर सकते हैं, तो वो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगा। वो कैसे मिलेगा, जब आपने जो भी आपकी पर्सनल टैक्स पेमेंट है, जो लाइबिलिटीज़ हैं टैक्स की, वो आपने पूरी कर दी हैं। इसके अलावा नॉन टैक्स पेमेंट भी आपने पूरे कर दिए हैं। नॉन टैक्स पेमेंट में क्या हो सकता है, कोई भी फाइन हो गया, फीस हो गई, है ना, वो सब चीज़ें।
तो जब पर्सनल इनकम में से ये कंपोनेंट आप माइनस कर लोगे, यू विल बी गेटिंग द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो टोटली हाउस होल्ड को बिलोंग करती है। आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एडिशन हो जाते हैं। तो जो भी अभी ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, इसमें ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम, ये आप और एडिशन कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, जो नेशनल इनकम है उसको मेज़र करने के डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट एंड द टर्म्स, ये आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन हियर, ओके। ये क्वेश्चन आपके लिए है, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, ये आपका आईएएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। कौन से साल का है, आई एम नॉट गेटिंग द ईयर हियर। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, व्हाट शुड बी द आंसर, है ना, ABCD करके दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए ऑप्शंस को, सो यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर हियर। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है नेशनल इनकम, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ हु इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, जो हु पार्ट था दैट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले बी ऑप्शन, नीचे से चलते हैं, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किसी भी इकोनॉमी में, तो ये तो हमें कहीं ना कहीं जीडीपी की तरफ लेके जा रहा है ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू, तो कहीं ना कहीं जीडीपी की तरफ ये कॉन्सेप्ट जा रहा है, बट यहाँ पे पूछा गया है नेशनल इनकम, तो ये तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, अभी अभी हम पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं, है ना, पर्सनल इनकम का सम होगा, उसका नेशनल इनकम तो नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें से तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने हटा दी हैं, तो दिस वॉन्ट बी द पार्ट, मतलब वो पूरा नेशनल इनकम का कंपोनेंट नहीं होगा, सो डेफिनेटली इसको भी रिमूव कर दीजिए। सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अब हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड से भी अगर आपकी जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है तो वहाँ पे कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, फिर गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर होंगे, और कहीं ना कहीं ये हमें जीडीपी की तरफ ही ले जा रहा है, तो नेशनल इनकम की तो बात नहीं हो रही है, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल, अब ये जो नेशनल वर्ड आ गया इस वजह से ये आपका ऑप्शन सही चला जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी, है ना, तो फिर ये जीडीपी की तरफ चला जाता। तो हमें क्या है, सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है, हो सकता है कई बार क्या होगा यूपीएससी में आपको लगेगा हाँ चारों ही आंसर जो है गलत है, लेकिन वहाँ पे जो शुरू वाला पेज है उस पर ये लिखा होता है कि आपको सबसे अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ये तीनों तो किसी भी तरीके से नहीं बैठेंगे, आंसर वुड बी ए वुड बी द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। अभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में वो प्रेशर रहेगा, बच्चे अटेम्प्ट कर जाएंगे एक्सक्यूज मी, इसे हम क्लिक कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं और हर साल इकोनॉमी से क्वेश्चन होते हैं। अगर हम ओवरऑल एक रेंज की बात करें 15 to 20 यू विल फाइंड क्वेश्चंस। तो दिस इज द थिंग, ये कुछ क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे सेशन के साथ में, एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस सीरीज विल ट्राई टू रैप अप दिस सीरीज इन विद इन 3 month पीरियड, तो जो आपको एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए, तो ये हम हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये पर कैपिटा पे हम कल बात करेंगे, अब मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका ट्यूसडे को रहेगा, और उसके रिगार्डिंग आप इस टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक आपका दिया हुआ है, लिंक ओपन नहीं होता है तो डायरेक्ट राहुल भरद्वाज नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं हाँ टेलीग्राम पे। तो आज ये जो पूरा लेक्चर रहा इसमें हमने देखा कि नेशनल इनकम के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या मीज़र्स हैं, कैसे मीज़र हम करते हैं नेशनल इनकम को। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा जो ट्यूसडे को आपका रहेगा वहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, क्योंकि नेशनल इनकम इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ वेरी असेंशियल थिंग, ताकि हमें पता चले कि किसी इकोनॉमी जो है
उसकी स्थिति क्या है, लोगों की कैसी कंडीशन है, ठीक है, कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है क्या नहीं है। तो जो नेशनल इनकम के इंडिकेटर्स हैं उसकी लिमिटेशन क्या है ना, कहाँ पे हमें चीज़ें इंप्रूव करनी है, क्या ये इससे हमें सारी चीज़ें पता चल रही है, क्या ये हमें जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन, इन सब चीज़ों को हेल्प करने में, मतलब मेज़र करने में हेल्प कर रही है। अगर कर रही है तो कहाँ तक कर रही है। तो ये इनकम पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, ये सब कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे लेंगे। और इसके अलावा दूसरे इंडिकेटर्स की भी बात करेंगे, इन इंडिकेटर के अलावा और कौन से नए इंडिकेटर लाने की ज़रूरत पड़ी और क्यों पड़ी, है ना, क्योंकि वो सब चीज़ें एग्जाम का, आपका सिलेबस का भी पार्ट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो हम लेंगे। फिर जो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का डिबेट है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये कॉन्सेप्ट है, इनको हम लेते जाएंगे। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन था आई थिंक आपका एक कि सर ये मेंस के लिए भी हेल्पफुल है क्या, तो डेफिनेटली मेंस के लिए हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये आपको मेंस के अंदर तो हेल्प कर ही रहा है, डायरेक्ट वे में तो आपको करेगा ही, जैसे कॉन्सेप्ट जो भी हम डिस्कस करेंगे उससे भी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जो करंट टॉपिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, क्योंकि जो इकोनॉमी का पोर्शन है बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। जीएस पेपर 3 जो मेंस का टॉपिक, मेंस का आपका पार्ट है, दिस इज़ बेसिकली वेरी डायनेमिक इन नेचर। तो ये बहुत आपका डायनेमिक रहता है और यहाँ पे जो करंट इवेंट्स हो रही हैं, कोई आर्टिकल है, उसको आपको पढ़ने से बहुत हेल्प मिलती है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो डेफिनेटली मेंस के लिए भी हेल्पफुल है, प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल है, आपकी जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है उसके लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। तो फॉर नाउ वी आर रैपिंग अप द सेशन हियर। एक इम्पॉर्टेंट आपका अनाउंसमेंट है, अभी आपका अनअकैडमी की तरफ से चैंपियंस कॉन्क्लेव चल रहा है और यहाँ पे जो टॉपर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और टॉप एजुकेटर्स जो हैं उनके द्वारा सेशन लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे एक ऑलरेडी मेरा सेशन हो चुका है ना, जो आपका था कल शाम को 4 बजे था, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत फ्रूटफुल सेशन वो था, वासु जैन के साथ में वो सेशन था, ऑल इंडिया रैंक 67, जहाँ पे मेंटल स्ट्रेस को कैसे डील करना है उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरह से उनके भी जो बहुत लो पॉइंट्स रहे फिर कैसे उन्होंने ओवरकम किया। तो ये बहुत इस तरह के सेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप अपनी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, फाइन। इसके रिगार्डिंग जो सब्सक्रिप्शन लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज़ करना है, फिर आपको ये कोड पुट करना है RB Live, तो योर अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10% एंड यू कैन गेट द पर्सनलाइज गाइडेंस एज वेल। यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, या आइकॉनिक का प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका है। केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो तो ये केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट का फीस यहाँ पे है। इसमें एक ऑफर है कि आपका 1 साल या उससे ऊपर का कोई आप आइकॉनिक ले रहे हैं या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कॉम्बो में फ़ायदा ये होता है कि आपकी जीएस और ऑप्शनल दोनों की प्रिपरेशन इंक्लूड हो जाती है। तो ये टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल, प्री मेंस, ये सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, ये आपका बेनिफिट है। स्टैंड आउट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्री ऑप्शनल लेने का, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। नए बैचेस स्टार्ट है जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, ओके, और इसमें ये भी फ्री टेस्ट होता है जिसमें स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं, तो पार्टिसिपेट आप यहाँ पे भी करें और डेफिनेटली। तो फाइन, दिस इज़ ऑल। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। ये सेशन अगर आपको फ्रूटफुल लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट। So let's meet in another lecture. All the best. Have a great day.